नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि आईडीडी का जो आपका सिक्स्थ पेपर है। सॉरी दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का आपका सिक्स्थ पेपर जो है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या कुछ इस पेपर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, ये आप लोगों को मॉडल पेपर के द्वारा बता दिया गया है। मॉडल पेपर की पीडीएफ एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और वीडियो जो है वो आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई थी। फुल फॉर्म की भी वीडियो वहाँ पर है, आप लोग फुल फॉर्म्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका पेपर शिक्षण पर आधारित है, यानी कि बच्चे को कैसे हम सिखाएंगे, किन किन माध्यमों से सिखाएंगे, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, शिक्षण की तकनीकियां क्या हैं, इस पर आधारित है। यानी कि पूरा पेपर आपको बताना है कि बच्चे को हम कैसे सरल ढंग से सिखा सकते हैं। जिसमें से आपकी यूनिट 1 अगर हम बात कर लें, देखिए बहुत बार पूछी गई है ये यूनिट। कहता है भैया स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के चरण। स्टेजेस ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के चरण। और जब भी आपसे सीखने के चरण पूछेगा तो आप बताओगे भैया अर्जन, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विस्टेशन बोलते हैं। दूसरा आप बताओगे प्रवाह, ठीक है। तीसरा आप बताओगे रख रखाव या मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और चौथा आप बताओगे सामान्यीकरण। ये आप 4 चीज़ें बताओगे अपने सीखने के चरण में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग। भैया आपका अर्जन, इसमें क्या होता है कि अब हम सिखा किसको रहे हैं, आप इस बात को याद रखिए। भैया हम सिखा रहे हैं ऐसे बच्चों को जिनका आईक्यू लेवल कम है, यानी कि जो बच्चे बौद्धिक अक्षम हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, चाहे वो ऑटिज़म हो, चाहे वो आपके सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हों, तो ऐसे बच्चों को हम सिखा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे, आपको भी पता है, हमको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लिखना भी वही है जो हम देखते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है बच्चों को देख करके, वही चीज़ें हम लिखते हैं। जब भी हम ऐसे बच्चों को किसी नई क्रिया से परिचित कराते हैं, कोई नई चीज़ सिखाते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को बहुत जल्दी भूलता है। कारण क्या है? क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। परंतु हम वो क्रिया जब बहुत बार दोहराते हैं, बहुत बार उन क्रियाओं को कराते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे उनमें निपुण होने लगता है, उन क्रियाओं को करने लगता है। और उन क्रियाओं को करने के लिए जो भी कोई नई क्रिया हम बच्चे को परिचित करा रहे हैं, बच्चे को कराने के लिए सिखा रहे हैं, तो उसमें हम बच्चे के साथ वार्तालाप भी अधिक करते हैं। यानी कि बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाने की कोशिश करते हैं। और एक शिक्षक और एक बच्चे के बीच का जो संबंध होता है वो बहुत ही घनिष्ठ होना चाहिए। और शिक्षक जिन विधियों का उपयोग करे वो बिल्कुल ही आसान विधियों का उपयोग करे, जिससे कि बच्चा अपनी उस क्रिया को सीख सके। यही आपका कहलाता है अर्जन। यानी कि नई क्रिया से बच्चे को परिचित कराना, उसके साथ अधिक वार्तालाप करना और बच्चे को उसकी नई क्रिया को सिखाना, और साथ ही साथ उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं प्रवाह। यानी कि आखिरकार प्रवाह क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह क्या होता है, ठीक है। फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह होता है जो अनुसरण है। यानी कि बच्चा अपना अर्जन कर चुका, बच्चा
रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस कर रहा है। अब मेंटेनेंस करने के बाद में ये आपका भैया तीसरा चरण होता है और दूसरा चरण आपका ये होता है। पहला चरण ये हमने बच्चे को सिखाया, अब बच्चे ने उस चीज़ को सीखने के बाद में उसको अपने दिमाग में रख लिया। देन उसके बाद में हम उसको जो कार्य वो सीख रहा था, अब ऐसा थोड़ी ना है, मान लीजिए कि हमने बच्चे को का बनाना सिखाया, ठीक है, ये का बनाना सिखाया, या हमने बच्चे को कमल बोलना सिखाया, उदाहरण से समझिएगा। तो हमने उसको बहुत बार सिखाने की कोशिश की, बच्चा तोड़ तोड़ करके का, मा, ला इन शब्दों को अलग अलग बोल रहा है। लेकिन अब बच्चा उन चीज़ों को सीख चुका है, यानी कि कमल ये जो शब्द है बच्चा सीख चुका है। अब इसको एक में मिला करके कमल, जैसे मान लीजिए जा रहा है या ऐसे, तो उसमें हम प्रवाहित करेंगे बच्चे को, यानी कि प्रवाह में लाएंगे उस चीज़ों को, हम फ्लुएंसी में लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम बच्चे को प्रोत्साहन देंगे। बच्चा उस चरण में बिल्कुल कह सकते हैं कि निपुण हो जाए, तो ये आपका प्रवाह कहलाता है। उस चरण में बिल्कुल जो कौशल बच्चे को हम सिखा रहे हैं उस चरण में बिल्कुल बच्चा निपुण हो जाए। दूसरा आपका चरण क्या था? रख रखाव। जो भी चीज़ें हमने बच्चों को सिखाई है, जो भी चीज़ें, जो भी कार्य कौशल हमने बच्चे को सिखाया है, उसके लिए वो आगे का जो प्रशिक्षण, हम दूसरा प्रशिक्षण भी देना चाहते हैं, उसमें भी मददगार साबित हो। और क्योंकि बच्चों में बताया कि भूलने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण में मदद देनी चाहिए और उनके स्तर तक पहुंचने के लिए और उनको लक्ष्य प्राप्त करना उनके लिए निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद में सामान्यीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण क्या होता है? मान लीजिए कि बच्चे को हमने सिखाया कि भैया ये जो जिस कलर से हम लिख रहे हैं ये आपका लाल कलर है, यानी कि रेड कलर है। अब बच्चा बाहर गया, यानी कि मान लीजिए बच्चा मार्केट गया या बच्चा विद्यालय से निकला, अपने घर गया और उसने लाल कपड़े को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये कैसा है, ये किस रंग का कपड़ा है, तो कहोगे सर लाल रंग का कपड़ा है। जनरलाइजेशन, यानी कि विद्यालय के बाहर जाकर या सीखी हुई प्रतिक्रिया के बाहर जाकर बच्चा उन दोनों में भेद कर सके, उसको विशिष्टीकरण की ओर मोड़ा जा सके, उसी को भैया हम क्या कहेंगे? आपका सामान्यीकरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जब भी बात आएगी, देखिए ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल फंसा देने वाली चीज़ें होती हैं। आप लोग वहाँ पर बैठोगे तो कहोगे सर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या थी, आपको याद है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हुआ और आपका स्टेजेस ऑफ लर्निंग हुआ, इनमें बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। देखिए स्टेजेस ऑफ लर्निंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग मैंने आपको बता दिया। जब भी स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात होगी, यानी कि सीखने के चरण की बात होगी, सीखने के चरण की बात होगी, जब चरण की बात हो जाएगी तो आप कहोगे सर जी अर्जन, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण। लेकिन सीखने के यानी कि शिक्षण के सिद्धांतों की जब भी बात होगी, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बोलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बोलेंगे, तो ये होंगे आपके शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत। और शिक्षण के सिद्धांतों में बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे, मतलब कौन कौन से सिद्धांत होंगे, तो आप कहोगे बच्चे को हम सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर सिखाएंगे। बच्चे को कैसे हम सिखाएंगे? सरल से जटिल की ओर सिखाएंगे। ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा? बच्चे को हम अज्ञात से ज्ञात की ओर सिखाएंगे। बच्चे को हम अज्ञात से ज्ञात की ओर सिखाएंगे। ठीक है। बच्चे को हम मूर्त से, अभी इसको हम समझाऊंगा, मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाएंगे। ठीक है। बच्चे को हम संपूर्ण से भाग की ओर सिखाएंगे। कैसे? संपूर्ण से भाग की ओर सिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका, बच्चे को हम कैसे क्या कह सकते हैं कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सिखाएंगे। ठीक है। विशेष से बच्चे को सामान्य की ओर सिखाएंगे। देखिए सरल से जटिल, सबसे पहले हम बच्चे को सरल चीज़ों को सिखाएंगे,
धीरे धीरे जो उसका स्तर है वो बढ़ता जाएगा और बच्चा आगे जटिलता को प्राप्त करता जाएगा। मान लीजिए कि हम बच्चे को पहले केवल अगर हम सब्जियों को सिखा रहे हैं, बच्चे को सब्जी का ज्ञान करा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हम ऐसी सब्जी का ज्ञान कराएंगे जो वो रोज़ यानी कि प्रतिदिन की रोज़मर्रा में उपयोग करता है। उसके बाद में दूसरी सब्जी, फिर तीसरी सब्जी, ऐसे करते करते हम बच्चे को उसके रंगों के बारे में भी, उसके विटामिन्स के बारे में भी, ये क्या हो गया आपका सरल से जटिल की ओर हो गया। ठीक है। इसके बाद में अज्ञात से ज्ञात की ओर। जब भी हम लोग लेसन प्लान कराने जाते हैं या कोई भी बच्चे का जो वर्तमान स्तर है, प्रारंभिक बिंदु हो, चाहे मान लीजिए कि बच्चे को हम अगर कुत्ते के बारे में पढ़ाना है, बच्चे को डॉग के बारे में पढ़ाना है, तो उसे हम सबसे पहले उस डॉग की तस्वीर दिखाएंगे और पहचानने के लिए कहेंगे कि आखिरकार ये क्या है। फिर उसे हम चित्र के माध्यम से बताएंगे या मिलान करने के लिए देंगे। मान लीजिए ये एक डॉग बना दिया और इधर भी एक डॉग बना दिया, इधर मैंने अब कैट बना दी, इधर कैट बना दी। अब डॉग से डॉग को हम मिलाने के लिए कहेंगे। देन उसके बाद में हम बताएंगे भैया ये आपका कौन है, डॉग है। यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बच्चे की बढ़ेंगे। बच्चे की मूर्त से अमूर्त की ओर। भैया मूर्त से अमूर्त क्या होता है? बच्चे को हम ठोस उदाहरण देकर के समझाएंगे। यानी कि कोई भी कौशल सिखा रहे हैं, मान लीजिए कि हम सिखा रहे हैं बच्चे को एप्पल के बारे में, तो सबसे पहले हम बच्चे को एप्पल ला करके दिखाएंगे और एप्पल लाने के दिखाने के बाद में बच्चा जब एप्पल सीख जाएगा तो एप्पल का रंग क्या है, एप्पल मीठा होता है या खट्टा होता है, जो सेब है वो कितना फायदेमंद है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब हम किसी चीज़ को आसानी से समझने के लिए आसान भागों को अलग अलग तत्वों में विभाजित करते हैं, कोई भी शब्द है या कोई भी चीज़ है उसको हम अलग अलग तत्वों में विभाजित करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, विश्लेषण कहेंगे। ठीक है। जिसमें जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो तत्व छुपे हुए हैं, घटना या व्यवहार के कारण समझने में मदद मिलती है। और संश्लेषण इसका ठीक विपरीत होता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं कि पाचन तंत्र को पढ़ाते समय हम पहले पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में उसको हम आगे जो भी उसका दृष्टिकोण है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अग्रसर करेंगे। विशेष से सामान्य की ओर, ये आपके जो शिक्षण के सिद्धांत होंगे। ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से संश्लेषण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और संपूर्ण से भाग की ओर। मान लीजिए कि हमने पहले एक आदमी के बारे में, आदमी को दिखाया बच्चे को, बच्चे को दिखाया, संपूर्ण से भाग में आदमी को हमने बच्चे को दिखाया और आदमी के बच्चों को दिखाने के बाद में उसकी आँख, उसकी नाक, उसके कान, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। यानी कि पहले हमने एक संपूर्ण चीज़ों को दिखाया और संपूर्ण चीज़ों को दिखाने के बाद में जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके भाग हैं, हम उनको दिखाएंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपके क्या थे, आप कहोगे सर ये आपके थे जो कह सकते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आपका ये जो था समाप्त कर दिया। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, गलत ना कीजिएगा इन चीज़ों को। जब भी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आए सरल से कठिन की ओर वाला रहेगा, और जब भी आपका स्टेजेस ऑफ लर्निंग आए, सीखने के चरण, तब आप बताओगे अर्जन, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण। इतना आपको बताना है। बात होती है जेरोम ब्रूनर की। ठीक है। जेरोम ब्रूनर की शिक्षा की बात होती है तो कहा जाता है कि जेरोम ब्रूनर यह मानते थे कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चा है उसकी शिक्षा विकसित होनी चाहिए, उसको शैक्षिक रूप से उसको क्रियाओं को करा करके बच्चों को सिखाना चाहिए, ना कि
बच्चे की रटंत प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए, रटाना बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चा तथ्यों को याद नहीं कराना चाहिए, बच्चे को तथ्यों को रटाना नहीं चाहिए, बच्चे को तथ्यों को करा करके सिखाना चाहिए। और साथ ही साथ कहा इन्होंने सीखना, भाषा और खोज, बच्चे की इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कौन जी थे आप बताएंगे? जीन पियाजे जी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका मानना था कि समस्या समाधान कौशल के बच्चे को बढ़ावा देनी चाहिए, बच्चे का जो समस्या समाधान कौशल है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और जो भी पाठ्यचर्या है, जो भी पाठ्यचर्या बच्चे के लिए बनाई जा रही है, उसके कौशलों में जो भी कौशल उस पाठ्यचर्या के अंतर्गत हैं, बच्चे को उसको ऐसा सिखाना चाहिए कि वो अधिक से अधिक, यानी कि 100% में से अधिक सीखने की कोशिश करे और उसमें महारत हासिल करे। बच्चे को खोज के द्वारा सिखाना चाहिए, बच्चे को ऐसे आकार देना चाहिए, ऐसी धारणाओं को बताना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से उन चीज़ों को सीख सके और बच्चा आगे बढ़ सके। इसके लिए बच्चे को सक्रिय बच्चा होगा, यानी कि उसके बाद में बच्चे को दृश्य से हम सिखा सकते हैं और बच्चे को प्रतीकात्मक चिन्हों से भी सिखा सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो थी वो जेम्स ब्रूनर ने बताई, जिसमें बच्चे को हम कह सकते हैं कि मिलान करके भी, बच्चे को पहचान करके भी और बच्चे को नामांकन करके भी चीज़ों को सिखाया जा सकता है। जैसे कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 जो चरण थे शिक्षण के सिद्धांतों के, ये बताए थे आपके जोरेम ब्रूनर जी ने। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको नहीं लिखना चाहते हो तो इनको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं भैया आपके जितने भी मेथड हैं, चाहे वो आपका प्लेवे मेथड हो, चाहे वो आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच मेथड हो, बहुसंवेदी उपागम, चाहे वो आपका मॉन्टेसोरी मेथड हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट मेथड हो, यानी कि प्रोजेक्ट विधि हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी सेंसरी अप्रोच से। मल्टी सेंसरी अप्रोच यानी कि बहुसंवेदी उपागम। बहुसंवेदी उपागम का मतलब है भैया कि जो भी औपचारिक कार्य, क्रियाकलाप बच्चे को उसकी इंद्रियां, चाहे वो श्रवण इंद्रिय हो, चाहे वो दृश्य इंद्रिय हो, चाहे वो गतिज, स्पर्श, जो भी इंद्रियां हो, देखना, सुनना, करना, छूना, जो भी चीज़ें हैं, स्वाद, इन सभी चीज़ों को शामिल करके हम बच्चों को टीचिंग करा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भैया बच्चों के लिए हम विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल का प्रयोग करेंगे, यानी कि VAKT का प्रयोग करेंगे, जिसमें बच्चा इन सभी चीज़ों के माध्यम से अच्छे से सीखेगा और उसकी सारी संवेदनाएं जो हैं वो कार्य करेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट विधि में आप सभी को पता है किसने दिया है, तो आप प्रोजेक्ट विधि के बारे में जब भी बात आती है तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक का नाम दिया जाता है। किसका दिया जाता है? किलपैट्रिक का। हम यहाँ पर थोड़ा हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि यह भी एक निर्देशन का माध्यम होती है, बच्चों को निर्देशित करने का माध्यम है। इसके बारे में परिभाषा की अगर हम बात कर लें तो किलपैट्रिक जी ने इसकी क्या परिभाषा दी? किलपैट्रिक जी ने इसकी परिभाषा क्या दी? तो किलपैट्रिक जी ने कहा कि एक परियोजना पद्धति एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। एक परियोजना पद्धति एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है और जिसके बताए गए आपके 5 चरण। कितने चरण बताए गए? 5 चरण। 5 चरणों में सबसे पहले जो था वो परियोजना का चरण था। क्या था? परियोजना का चरण। क्या था? परियोजना का चरण था। दूसरा क्या था? उसके लिए उचित योजना बनाना। अभी मैं इनको समझा दूंगा आपको। उसके लिए उचित योजना बनाना। फिर परियोजना का निष्पादन करना। परियोजना का निष्पादन करना। देन उसके बाद में
मूल्यांकन करना और उसके बाद में उस मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सबसे पहले वो क्रियाकलाप, वो प्रोजेक्ट जो हम बच्चे को दे रहे हैं उसके लिए चरण का निर्माण करना कि कितने चरणों में हम इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उस क्रियाकलाप के लिए योजना बनाना कि कैसे कैसे हम इस कार्य को करेंगे तो हम बच्चों को पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो उस क्रिया को हम बच्चे को निष्पादित कराएंगे, यानी कि करके सिखाएंगे बच्चे को। उसकी रुचि, डाटा जो एकत्रित किया है हमने उसके अनुसार बच्चे को हम उसमें योगदान देंगे और कुछ ना कुछ हम भी बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी गतिविधि हम कराएंगे तो हम श्रृंखला का उपयोग करेंगे, श्रृंखला या कह सकते हैं ब्लूप्रिंट का उपयोग करेंगे और बच्चों की रुचि और उनकी व्यवस्था के अनुसार हम बच्चे को डाटा एकत्रित करके उनको चीज़ों को सिखाएंगे। जब चीज़ें बच्चे को हम सिखा चुके होंगे देन उसके बाद में हम उसका असेसमेंट करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे। असेसमेंट, आकलन, इवैल्यूएशन करेंगे। आकलन तो सबसे पहले बच्चे का कर लिया जाता है जब उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, उससे पहले ही कि कितना बच्चे को आ रहा है। लेकिन मूल्यांकन हम जिन चीज़ों को सिखा लेते हैं उसके बाद में जो चीज़ें करते हैं वो मूल्यांकन होता है, यानी कि आकलन पहले होता है और मूल्यांकन आपका बाद में किया जाता है क्रियाकलाप को कराने के बाद में। अब जो भी मूल्यांकन हो चुका है बच्चे का उसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे और उसको रखेंगे। ठीक है, उसको रखेंगे, उस पर बाद में चर्चा भी होगी और जब कोई दूसरी गतिविधि बनेगी तो उसके लिए भी आगे कार्य किया जाएगा उस रिकॉर्ड को देख करके कि कितना बच्चा सीख चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के गुण की। प्रोजेक्ट मेथड के गुण की बात कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा हम रब कर लेते हैं। क्या होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के गुण? गुण क्या है भैया? यह जो पद्धति है वो मैंने आपको बताया कि ये भी आपकी करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखने पर बल देती है। जो भी छात्र स्वयं से अपनी क्षमता के अनुसार अपने कौशलों को बढ़ाने में मदद करता है तो चीज़ों को वो बढ़ाती है और सीखने पर भी जोर देती है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट विधि है या प्रोजेक्ट पद्धति है ये शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में इसमें कार्य करता है और जो भी बच्चा गतिविधि स्वयं से कर रहा है उसमें उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसको जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो खुद की स्वयं की जिम्मेदारी है उसको बढ़ाने में आगे बढ़ाता है। बच्चे को सामाजिक गुणों में विकास करने में मदद करता है, भावनाएं, भाईचारे के विकास करने में मदद करता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से चीज़ों को व्यक्त करता है, उसको अवसर, नए नए अवसर मिलते हैं, संचार कौशल को भी विकसित बच्चा कर सकता है। बच्चा निर्णय लेने में भी समस्या का समाधान, उसका जो निर्णय लेने का जो तरीका है वो भी बदलता है और अच्छे से वो चीज़ों को एक अच्छी गतिविधि की ओर, अच्छे तरीकों की ओर विकसित कर लेता है अपने निर्णय को। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपकी मॉन्टेसोरी विधि, तो जब भी भैया मॉन्टेसोरी विधि की नाम आएगा तो आप कहोगे भैया मॉन्टेसरी विधि। तो जब भी नाम आता है तो आप कहते हो भैया ये तो रहने वाली थी कहाँ की, तो आप कहोगे भैया ये रहने वाली थी इटली की। कहाँ की रहने वाली थी? इटली की। और नाम क्या था? मैडम मारिया मांटेसरी। कौन था? मैडम मारिया मांटेसरी। कहोगे भैया कि ये जो मैडम मारिया मांटेसरी थी, इन्होंने अपनी जो ये विधि दी, ये दी थी आपके 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। मांटेसरी शिक्षण विधि जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या था, अब 2 से 6 वर्ष का बच्चा है तो बच्चा छोटा है और मांटेसोरी विधि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनको हम स्वतंत्र रूप से, ठीक है,
बालक की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया था, यानी कि बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य कराने पर इन्होंने बल दिया था। और बच्चा खेल के द्वारा, बच्चा किसके द्वारा? खेल के द्वारा चीज़ों को सीखे, बच्चा खेल के द्वारा चीज़ों को सीखे और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। बच्चा कह सकते हैं कि ऐसे भी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ें थी जिस पर उन्होंने, इनके जो लक्ष्य थे, लक्ष्य क्या था कि बच्चा स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, खेल के द्वारा शिक्षा बच्चे को ग्रहण हो सके, और इन दो चीज़ों के द्वारा जब शिक्षा ग्रहण होगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, जो भी अध्यापक बच्चों को सिखा रहा था बच्चे को वही सीखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर बच्चे को केंद्र में रख करके उसका विकास करने की बात की गई। ठीक है, जो इटली की रहने वाली मैडम मारिया मॉन्टेसोली थी, ये बहुत बार आपसे एक नंबर में पेपर में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देने की भी बात की, इन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा देने की भी बात की, और भाषा की शिक्षा देने की भी बात कही। बच्चे को शुद्ध उच्चारण, चाहे वो लिखना हो चाहे वो पढ़ना हो, इसके लिए इन्होंने कहा। और कपड़ा, सफाई, हाथ मुंह, शारीरिक व्यायाम, इस पर भी इन्होंने बात की और कहा कि बच्चे को हम अच्छे ढंग से उनकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखा सकते हैं, इस पर भी इन्होंने बल दिया था। अब हम बात करते हैं आपका प्ले वे मेथड की। प्ले वे मेथड, देखिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपको उसका सार बता देता हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को कैसे लिख पाते हो। प्ले वे मेथड यानी कि नाम से ही स्पष्ट भैया, खेल विधि। क्या है? खेल विधि। और भैया जब भी खेल विधि की बात आती है तो बात आती है हेनरी कार्ल बेल कुक की, या सीधे पेपर में आप कार्ल बेल कुक भी लिख सकते हो। जब भी हो सकता है खेल विधि के बारे में पूछ दे आपसे कि खेल विधि किसने दी, प्रतिपादक कौन, तो आप कहोगे कार्ल बेल कुक। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे को हम खेल विधि के माध्यम से, जो भी प्राथमिक स्तर का बच्चा है, जो भी प्राथमिक स्तर का बच्चा है यानी कि 1 से 5 क्लास का बच्चा है, उसको हम खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से गणित के शिक्षण को, और जो भी बच्चा हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसको हम खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं। खेल खेल में चीज़ों को बहुत ही आसानी से सिखाया जा सकता है। और बच्चे का, इन्होंने भी बात की बच्चे के सर्वांगीण विकास की, जो कि प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बात की इन्होंने। और इसके अंतर्गत बच्चा जिन चीज़ों में रुचि ले रहा है उन चीज़ों को हम खेल के माध्यम से जोड़ करके उसके व्यवहारिक जीवन में उसको सफल बनाएंगे। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसी बातें की गई कि बच्चे को हम सबसे बेहतर ढंग से खेल विधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। खेल खेल में बच्चे को हम बहुत ही बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सिखा सकते हैं। खेल विधि के बारे में बताया गया। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका कार्य विश्लेषण हो, ठीक है, चाहे आपका प्रोत्साहन हो, या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट आपका, चाहे आपका चेनिंग हो, चाहे आपका शेपिंग हो, यानी कि जो ये चीज़ें हैं आपकी, ये आती हैं आपके टास्क एनालिसिस, चाहे आपका कार्य विश्लेषण हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आती हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आती हैं। आपने 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके बाद में हम पढ़ते हैं
शिक्षण की रणनीतियों के बारे में, कि शिक्षण की, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शिक्षण की रणनीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजीज, भैया ये बहुत बार पूछा गया। देखिए आपका टीचिंग अप्रोचेस और स्ट्रेटजीज, जब पेपर का नाम ही यही है तो क्यों ना इसके बारे में पूछा जाए आपके पेपर में। ठीक है, तो शिक्षण की रणनीतियाँ क्या हैं? शिक्षण की रणनीतियों में सबसे पहला नाम आपका आता है भैया, आप सभी ने बहुत प्रयोग किया होगा इस शब्द का, कहोगे भैया कार्य विश्लेषण, या जिसको हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या है, यानी कि कार्य विश्लेषण क्या है। तो जब भी कार्य विश्लेषण की बात आती है तो आप लोग अपने लेसन प्लान्स की ओर देखते हो और कहते हो सर हमने तो कार्य विश्लेषण का उपयोग अपने लेसन प्लान में बहुत सारा किया है। जब भी हमको लेसन प्लान कराना होता था तो जो कार्य कौशल हम बच्चे को सिखाते थे उस कार्य कौशल को हम क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते थे और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगा लेते थे और हम तब बच्चे को सिखाते थे जाकर के। और यही जो कार्य कौशल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते थे और उसे आसानी से क्रमबद्ध तरीके से लगाते थे और देन उसके बाद में हम बच्चे को सिखाने आते थे, तो यही चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, कार्य विश्लेषण कहलाएंगी। देखिए सेवा के अनुसार क्या कहा गया कार्य विश्लेषण के बारे में, 1988 की परिभाषा दी गई और कहा गया कि कार्य विश्लेषण मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यानी कि जो भी बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनको पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताया सेवा ने कार्य विश्लेषण को। मैकार्थी ने क्या कहा, मैकार्थी ने कहा 1987 में क्या कहा, कार्य विश्लेषण एक शिक्षण रणनीति है। क्या बोला, टीचिंग स्ट्रेटजीज है। क्या है, कार्य विश्लेषण, जो कि कार्य कौशलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कार्य विश्लेषण। और जिसमें बच्चे को एक निश्चित दिशा मिलती है और उस निश्चित दिशा में जाकर के बच्चा अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, यह आपका कहा गया कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत। इसके बाद में शिक्षण रणनीति में आपका आता है जो होता है आपका प्रोत्साहन। क्या होता है, प्रोत्साहन। भैया प्रोत्साहन यानी कि प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग। चाहे बच्चे को हम शारीरिक सहायता दे रहे हों, चाहे बच्चे को हम यहां पर थोड़ा शारीरिक सहायता दे रहे हों यानी कि फिजिकल प्रॉम्प्ट, चाहे बच्चे को हम मौखिक सहायता दे रहे हो यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट, चाहे बच्चे को हम मॉडलिंग यानी कि प्रतिरूपण के माध्यम से सिखा रहे हो, जैसे हम लोग सामने करते हैं पीटी, या हम लोग बच्चे को डांस सिखाते हैं, तो ये प्रतिरूपण होता है आपका, मॉडलिंग करके बच्चे को सिखाना। चाहे बच्चे को हम सांकेतिक सहायता के माध्यम से सिखा रहे हों, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोत्साहन यानी कि प्रॉम्प्टिंग के अंतर्गत आएंगी। और आपने जब अपनी IEP की फाइल बनाई होगी तो वहाँ पर आपने इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से किया होगा। ये क्या है, आपकी शिक्षण की रणनीतियाँ। नेक्स्ट है आपका शेपिंग। शेपिंग, शेपिंग, ठीक है। बच्चा जिन कार्य कौशलों को हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा उनसे मिलता जुलता व्यवहार अगर कर रहा है तो यही तरीका क्या कहलाएगा, आपका शेपिंग का तरीका कहलाएगा। और इसके बाद में आता है आपका चेनिंग, यानी कि चेनिंग का मतलब होता है श्रृंखलाबद्ध तरीका, यानी कि श्रृंखलाबद्ध यानी कि चेनिंग। चेनिंग जब व्यवहार का दूसरे व्यवहार के साथ, जब कोई भी एक व्यवहार है उसका दूसरे व्यवहार के साथ में हम चीज़ों को जोड़ करके सिखा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चेनिंग कहलाएगा।
एक व्यवहार को दूसरे व्यवहार के साथ में निर्धारित रूप से संपादित करने के लिए अगर उनको जोड़ करके सिखा रहे हैं तो ये आपका चेनिंग कहलाएगा, जिसके अंतर्गत आपका दो आते हैं। आपका एक फॉरवर्ड चेनिंग आता है, एक आपका बैकवर्ड चेनिंग आता है। फॉरवर्ड चेनिंग में आपका क्या होता है, प्रथम चरण पहले तथा अंतिम चरण बाद में इसमें होता है। प्रथम चरण पहले और अंतिम चरण बाद में। प्रथम चरण का मतलब मान लीजिए कि बच्चे को मोजा निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को एड़ी तक ले जाएंगे, बच्चे को पंजे के साथ नीचे लगाने को बोलेंगे, उसके बाद में 1 और 2 मोजे को अंगूठे तक ले जाने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद में जब भी बच्चा मोजे को ले गया तो उसको हम बाहर निकालने के लिए भी बोलेंगे, या इसी प्रकार से हम कपड़े के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका शेपिंग हो गया, चेनिंग हो गया। अब बचा आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि अनुरेखण, या हम कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं अनुरेखण या मॉडलिंग, जिसको हम लोग अनुरूपण या मॉडलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसी विधि में हम क्या करते हैं कि बच्चे को बताते हैं कि किस प्रकार से उसको क्रियाओं को प्रदर्शित करना है, और प्राकृतिक वातावरण या लक्ष्य वातावरण में उसको ले जाते हैं, लक्ष्य व्यवहार को दिखाते हुए चीज़ों को कराते हैं। ठीक है, मॉडलिंग के बारे में आपको बताया भी था। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कराना, चीज़ों को सामने, चीज़ों को दिखाना, और बच्चे को उसके शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उसकी चीज़ों को कराना। आप उसको दिखा रहे हो, मान लीजिए कि आप बच्चे को पीटी करा रहे हो, और बच्चे को मान लीजिए कि आप डांस करा रहे हो और आप स्वयं कर रहे हो, बच्चा आपको देख करके कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, यानी कि TLM क्या होता है। फुल फॉर्म कभी आपसे पूछेगा होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कभी कभी आपसे ICT की फुल फॉर्म पूछ दे तो आप कहोगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। TLM की कभी पूछ दे तो कहोगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होती हैं। आप कहोगे भैया शिक्षण सहायक सामग्रियां, बच्चा जब पढ़ रहा है, बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसमें उस शिक्षण को आकर्षित बनाने के लिए, बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाने के लिए, बच्चा अगर बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाए और उसका ज्ञान स्थायी बना रहे, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कहोगे भैया TLM का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चे को हम ब्लैक बोर्ड पर भी सिखाते हैं, बच्चे को हम मॉडल बना के भी ले जाते हैं, बच्चे को हम चार्ट बना के भी ले जाते हैं, बच्चे को हम प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, बच्चे को हम टेलीविज़न के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, और बच्चे को हम रेडियो हुआ, आपका टेप रिकॉर्डर हुआ, या हम बच्चे को बगीचे में ले जा करके भी चीज़ों को ऑब्जर्व करा कर भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी TLM के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण विधियों को शिक्षण जो तरीके हैं उसको भैया बिल्कुल सही से करना और उसको प्रभावी बनाना, जिससे कि बच्चा सीखने में उसको मदद मिल सके और बच्चा बहुत ही सुलभता से चीज़ों को सीख सके। तो ये आपका TLM के अंतर्गत आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी भैया TLM का ही एक प्रकार से कह सकते हो कि हिस्सा है। जैसे मान लीजिए अब हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं रेडियो का या आपका टेप रिकॉर्डर का, या हम कह सकते हैं फिल्म प्रोजेक्ट बच्चे को दिखा रहे हैं, तो बच्चे को सूचना देने के लिए जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपका उसी के अंतर्गत जाता है। आपसे पूछ सकता है CCE, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन।
कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, इसको हम लोग बोलते हैं भैया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसका अर्थ होता है विकास के आवश्यक क्षेत्रों को मापने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। विकास के आवश्यक क्षेत्रों को मापने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और समय समय पर परीक्षण करना, आकलन नियोजित करना और बच्चों के विकास में उसको आगे बढ़ाना सतत रूप से, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सतत रूप से। कैसे? इसमें उद्देश्य क्या होता है कि जो भी बच्चा बहुत भयभीत रहता है या बहुत चिंतित रहता है तो उसको उसके भय को दूर करना, उसकी चिंताओं को दूर करना और उन्हें आगे बढ़ाना। ठीक है। समग्र विकास करना बच्चे का, जो भी उसकी रुचि है, जो भी उसके शौक़ हैं, जो भी उसके व्यक्तिगत विकास है, उसको आगे बढ़ाना और बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना। साथ ही साथ अनुकूलित वातावरण और कह सकते हैं कि सीखने के लिए अनुकूलन का प्रयोग करना। जो भी चीज़ें हैं उनका दस्तावेजीकरण करना और उनको देख करके बच्चे को जो भी आवश्यकता है उसके लिए बच्चे को दिखाना और आगे बढ़ाना। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने आपको एक सार बता दिया कि क्या क्या इसके अंतर्गत होता है। अब अगर हम बात कर लें भैया, तो बात होती है IEP और दूसरी बात होगी IFSP। ये दो बातें यहाँ पर होने वाली हैं। एक आपका IEP की बात होगी यहाँ पर और दूसरी होगी आपकी IFSP। तो IEP का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ऐसा कोई बच्चा ही यहाँ पर नहीं है जिसको IEP का फुल फॉर्म ना पता हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने IEP की फाइल बनाई, ठीक है, जिसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चे की चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम व्यक्तिगत रूप से बच्चे को शिक्षा देंगे और कैसे हम बच्चों के लक्ष्यों को देखेंगे और उनको उन लक्ष्यों में से कैसे हम उन लक्ष्यों का चुनाव करेंगे जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके या आत्मनिर्भरता की ओर हम बच्चे को ले जा सकें। ठीक है, तो आईपी जब भी बनाई आप लोगों ने होंगी तो आप लोग कहते होंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या कहते होंगे? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जब भी आपने बनाया होगा तो आप कहोगे सर इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम चीज़ों के लिए जो भी बच्चा था उसके बच्चे की उम्र, बच्चे का नाम, माता पिता, लिंग, बच्चे की शिक्षा, व्यवसाय, इतिहास, इन चीज़ों पर बात करते थे। बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है, बच्चे का विकास कैसे हुआ, इतिहास क्या है, जन्म के समय की, जन्म के बाद की इतिहास, और स्कूली का जो स्कूल है उसका इतिहास क्या है। हम बच्चे को किस कह सकते हैं कि किस ये आपका आकलन की जो विधियां हैं उनका प्रयोग हमने किस आकलन के कह सकते हैं कि जो आपके ये चाहे वो आपका बेसिक MRMDPS है, जो भी बच्चे के आकलन करने के तरीके हैं या जो स्केल्स हैं, किस स्केल का हमने प्रयोग किया और बच्चे का किस स्केल के माध्यम से आकलन किया, और वो आकलन करने के बाद में हमने क्या देखा कि बच्चा किन किन चीज़ों को कर लेता है, किन किन चीज़ों को नहीं कर लेता है। उसमें से हमने क्या किया कि कुछ अपने लॉन्ग टर्म गोल लिए, यानी कि कुछ ऐसे गोल्स लिए जो बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ हमने ऐसे गोल्स को लिए जो कि शॉर्ट टर्म थे, जो कि हम बच्चे को बहुत आसानी से सिखा सकते थे और बच्चे को वो गोल्स नहीं आ रहे हैं, जिससे जो गोल बच्चा नहीं कर पा रहा है, जो कौशल बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो उनको हम उस गोल को सिखा करके आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये देखने को आपको मिला, तो आपने इन चीज़ों को किया। उसके लिए आपने योजना बनाई, जो भी बच्चों की आवश्यकता है वो आवश्यकताएं बच्चों को दी, परामर्श दिए, जो भी आवश्यकता संप्रेषण की आवश्यकता थी वो आपने बच्चे को कराई और बच्चे को उसकी लक्ष्य तक प्राप्ति
कराई। तो ये चीज़ें आपकी जो थी वो आईपी के अंतर्गत आप लोगों ने की। सभी ने फाइल्स बनाई होंगी। एक ऑटिज्म बच्चा आप लोगों ने लिया होगा फाइल में, एक बौद्धिक अक्षम बच्चा लिया होगा, और एक आपने जो आपका एसएलडी का बच्चा था वो आपने लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके आईएफएसपी की। आईपी के घटक की जब भी बात करें, आईपी के घटक की, तो बच्चे की पृष्ठभूमि की जानकारी, बच्चे का वर्तमान स्तर का आकलन, बच्चे का लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्य, बच्चे के प्राप्त करने के तरीके और उनकी सामग्रियां, और लास्ट में आपका मूल्यांकन। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए आईपी के अंतर्गत। बाकी आप लोगों ने आईपी की फाइल बनाई तो आप लोग आईपी को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम क्या है, यही चीज़ें आपकी आएंगी। अब हम बात करते हैं भैया आपके आईएफएसपी की। जब भी बात आती है आईएफएसपी की तो आप कहते हो इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान। क्या कहते हो? इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान। नाम आता है फैमिली सपोर्ट, यानी कि परिवार की सहभागिता। और जब भी परिवार की सहभागिता की बात आएगी तो भैया शिक्षक के साथ साथ परिवार में उसके माता पिता और जो भी व्यक्ति होंगे उनकी भी बात आएगी। भाई आखिरकार अभिभावक, उनकी क्या भूमिका होती है? अभिभावक तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भैया अगर हम बताएंगे कि हमारा बच्चा बौद्धिक अक्षम है तो लोग हमें शर्म महसूस होगी कि इनका बच्चा बौद्धिक अक्षम है। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे घर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे कि इनका बच्चा बौद्धिक अक्षम है। वो लोग हताश भी हो जाते हैं। ठीक है, उनको ग्लानि भी होती है। इस कारण से वे अपने बच्चे को अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकालते। और कुछ लोग होते हैं जो भी बच्चे की दिव्यांगता है उसको क्या करते हैं? वो स्वीकार ही नहीं करते। अब अगर बच्चे की दिव्यांगता को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या बच्चे को इलाज मिल पाएगा? यानी कि बच्चे का जो भी विकास पिछड़ गया है तो क्या वो बच्चे को मिल पाएगा? तो कहोगे सर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं किया है। तो बच्चे को हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं? तो ये देखने को मिलता है आपका आईएफएसपी के अकॉर्डिंग। यानी कि जहाँ पर एक शिक्षक एक बच्चे को और उसके परिवार को दोनों को प्रशिक्षण देगा। क्योंकि शिक्षक प्रतिदिन बच्चे तक नहीं जा सकता, या हो सकता है कि इतना अफोर्ड ना कर पाएँ शिक्षक। तो क्या होता है कि शिक्षक जो है वो प्रशिक्षण के लिए बच्चे को भी चुनता है और उसके माता पिता को भी बताता है कि कैसे उनको भी बीच में सहभागी बनाता है, कि कैसे आप बच्चों को अच्छा बना सकते हो, उसको सहभागिता में ला सकते हो। कोई भी चीज़ सिखा रहा है, कैसे सिखाएगा, कैसे बच्चे को आगे बढ़ाएगा, क्या क्या बच्चे के साथ किया जाएगा, इन सभी चीज़ों से बच्चे को उसके परिवार को भी बताता है और साथ ही साथ बच्चों को भी बताता है, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके। परिवार की भी भूमिका होती है बच्चों को सिखाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं भैया, मैं देखता हूँ खुद, जो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि कुछ बच्चों में समस्या है। तो जब कोई बच्चों में समस्या देखने को मिलती है तो वो लोग मानते ही नहीं हैं। मेरा बच्चा तो सही है, अभी उसकी उम्र कम है, जिस कारण से वो इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें वो लोग देखते हैं जिस कारण से बच्चे को हानि हो सकती है, जिसके कारण आप लोगों ने पढ़ा भी है कि भैया कि नहीं, जब हम बच्चों की पहचान करेंगे, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप, यानी शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, कि परिवार की आखिरकार क्या भूमिका होती है। एक आपकी फुल फॉर्म PBIS, PBIS यानी कि पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, ये आपकी इम्पॉर्टेंट थी, जिसके हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम क्लासरूम का मैनेजमेंट करेंगे, क्लासरूम एक विशेष बच्चे का कैसा होना चाहिए। तो विशेष बच्चे का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, तो आप कहोगे भैया कि जो विशेष बच्चे का क्लासरूम है, ठीक है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार ही होना चाहिए। जिसमें अगर हम बात कर लें तो कहोगे भैया कि शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग की बात आती है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है और आपका मैनेजमेंट अलग होता है। तो टीम टीचिंग की बात आती है। टीम टीचिंग में बच्चे के साथ में जो भी शिक्षक, 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो भी विशेष निर्देश को पूरा कर रहे हैं, उसके अनुसार जो भी शेड्यूल है बच्चे का वो लचीला बनाया जाएगा, समूहीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, योजना बनाई जाएगी और उसे लागू किया जाएगा, जिससे कि बच्चा बेहतर तरीके से शिक्षकों के साथ में चीज़ों को सीख सके। ठीक है, विशेषताएं क्या होंगी? टीम शिक्षण मूल रूप से औपचारिक प्रकार का सहकारी कर्मचारी संगठन है। यह शिक्षण कार्यक्रम योजना बनाने, उसे चलाने और मूल्यांकन की जिम्मेदारी को साझा करने में मदद करता है। इसके लिए परिणाम बेहतर होते हैं और इसके लिए सर्वोत्तम उपाय उपयोग जो हैं वो केंद्रित होते हैं। तो ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। इसमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, कुछ लिमिटेशन भी लगाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शैडो टीचर की। शैडो टीचर यानी कि जो भी शिक्षक छात्र को सिखा रहा है, सिखाने के लिए समर्थन दे रहा है, उसके लिए सिखाने की आवश्यकताएं, उसमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और जो भी उसको चीज़ें ज़रूरत हैं, चाहे बच्चे को चीज़ों को छूकर सिखाना हो, चीज़ों को संकेत देकर सिखाना हो, तो इन चीज़ों के लिए जब बच्चे को सिखाया जाएगा तो क्या होगा कि शैक्षिक और सामाजिक कौशल है, इसमें इसके विकास की मदद भी की जाएगी, जिसमें बच्चा चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा, उचित रूप से चीज़ों को सीखने में चीज़ों को सीखने के लिए उचित रूप से उसमें भाग लेगा, वातावरण और सकारात्मक तरीके से कार्य करेगा, बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों को रुचि बढ़ेगी कार्य करने के लिए, उसकी साथियों के साथ में उसको कार्य करने का मौका मिलेगा और बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। अब हम बात करते हैं भैया मित्र शिक्षण की, या जिसको हम लोग बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग यानी कि एक ऐसा बच्चा जो दूसरे बच्चे से ज़्यादा जानता हो, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो कार्य कौशलों को कर लेता हो और दूसरा बच्चा जो है वो कार्य कौशलों को नहीं कर पाता है। तो अपने मित्रों के साथ में रह करके चीज़ों को सीखना, जिससे कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो छोटा शिक्षक कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, शिक्षक चीज़ों को देखेगा और बच्चा अपने मित्र से कोई भी चीज़ पूछने में झिझक नहीं करेगा। ठीक है, जो भी उसकी समझ है उसके अनुसार चीज़ों को बताएगा। और बच्चे के सामाजिक कौशल, भाई एक बच्चा दूसरे की बच्चे की मदद कर रहा है तो बच्चे का सामाजिक कौशल जो है वो आगे बढ़ेगा, बच्चे के संचार का कौशल भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, बच्चा उचित दृष्टिकोण, उसका व्यक्तिगत ध्यान और स्वयं से चीज़ों को करने का कौशल, इनमें समय जो है वो वृद्धि होगी। लेकिन ये सभी कार्य जो हैं वो शिक्षक की देखरेख में होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं आपके, यानी कि नुकसान भी हैं, यानी कि हानियाँ भी हैं। अब हो सकता है कि बच्चा पढ़ा ही ना रहा हो सकता है कि बच्चे की ना बन रही हो, तो ये सभी चीज़ें देखने की आवश्यकता भी होती है। सहकारी शिक्षण, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपके लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं
वो है आपके लिए, कह सकते हैं कि एक आपका यूडीएल मॉडल, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है और बहुत बार पढ़ा है। यूनिवर्सल डिज़ाइन, ठीक है, फॉर लर्निंग। यूडीएल मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसको थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं भैया, चाहे वो ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, इनके लिए शिक्षण रणनीतियाँ कैसे बनाई जाएंगी। तो जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, आप लोगों ने एक TEACCH ये आप लोगों ने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता दी गई है और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में और पिछली बार काफ़ी बार पूछी गई है। क्या होती है? TREAT, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक, देख लीजिए, ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है इस फुल फॉर्म के बारे में। इसमें क्या होता है, जो भी ऑटिज्म बच्चे होते हैं, जो भी स्वलीनता से ग्रसित बच्चे हैं, इनके लिए कैसे रणनीतियों को बनाया जाएगा, कैसे इनका व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जाएगा और कैसे इन बच्चों को सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बच्चे के लिए फिजिकल चीज़ें सिखाते हैं, उनका शेड्यूल बनाते हैं, उनके लिए वर्क करने का जो तरीका है वो बताते हैं, उनकी रूटीन बनाते हैं और उसके बाद में उनको विजुअल स्ट्रक्चर से भी सिखाते हैं। तो इस जो आपका TEACCH है, इसमें इन चीज़ों की बात की गई थी, ठीक है। इतना, चाहे वो शारीरिक चीज़ें हों, चाहे बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार शब्द, चिन्ह, तस्वीरें दिखाना हो, चाहे बच्चे को भौतिक चीज़ें दृश्य से जोड़ती हों, इन चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान दिया गया। प्रॉब्लम बिहेवियर यानी कि समस्या व्यवहार क्या होता है। समस्या व्यवहार के बारे में भैया आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब अपने अपना 4th पेपर पढ़ा है उसमें समस्या व्यवहार के बारे में बताया गया है। प्रॉब्लम बिहेवियर, जिसमें आप बात करते हो भैया बेसिक MR पार्ट B की, ठीक है, और आपकी कह सकते हैं कि ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, VBA यानी कि वर्बल बिहेवियर एनालिसिस, और कह सकते हो CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये तीनों आप लोग फुल फॉर्म जो है तैयार कर ली। फुल फॉर्म की भैया PDF अपलोड है टेलीग्राम पर, इसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। वहाँ से आप फुल फॉर्म को पढ़ लेंगे, संभवतः वहाँ से आपको फुल फॉर्म्स मिल जाएंगी। हो सकता है भैया अगर 5 फुल फॉर्म में से एक फुल फॉर्म ना मिले तो उसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको 4 तो मिल ही जाने वाली हैं। इस हिसाब से उन फुल फॉर्म्स को बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में रीइंफोर्समेंट के बारे में आपको पढ़ा दिया गया पहले ही वीडियोस में। मूल्यांकन के बारे में भी आपको पढ़ा दिया गया, कैसे बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। सामाजिक कहानियाँ कैसे बच्चे को सिखानी है, संचार कौशल का विकास कैसे बच्चे को करना है, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। लौट के वही चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है। बच्चे का सामाजिक कौशल, कोई भी बच्चा हो, देखिए चाहे वो ऑटिज्म बच्चा हो, चाहे वो बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं, लेकिन हम उन डिफरेंसेस को समझ नहीं पाते इतनी जल्दी, ठीक है। तो आप लोग तैयार कीजिए और सामाजिक कौशल क्या है, प्रशिक्षण क्या है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। जैस्पर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
मूल्यांकन और व्यक्तिगत कौशल। व्यक्तिगत कौशल में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपके बच्चे के खाने पीने, कपड़े, ब्रश करने, स्नान करने से संबंधित समस्याएं, संबंधित चीज़ें, तो ये चीज़ें आप लोग, और खास करके ये शिक्षण रणनीतियाँ आईडी के बच्चों के लिए, यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए। सामाजिक कौशल बच्चा कैसे करेगा, इन चीज़ों को आपको पढ़ चुके हैं आप लोग, थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे ABC मॉडल की, यानी कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस मॉडल की। एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववत, जिसका अर्थ है कुछ जो पहले आता है, किसको, बच्चे को आता है, चाहे वो बच्चे का सामाजिक कौशल हो, क्रियाकलाप हो, कुछ भी हो। व्यवहार, बच्चा कितने समय में क्या क्या व्यवहार कर रहा है, क्या क्या समस्याओं को ग्रसित कर रहा है और किस समय कर रहा है। परिणाम क्या होता है कि उस व्यवहार को करने के बाद में क्या बच्चा चीज़ों, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ABC आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए हम TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां बनाएंगे, ये भी, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझ जाएंगे क्या है। मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका CCE हो, चाहे आपका फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन हो, यानी कि योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन हो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले की ही वीडियो में सब चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों, त्रुटि क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, त्रुटि विश्लेषण 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये त्रुटि विश्लेषण क्या है, यानी कि एरर एनालिसिस क्या है। त्रुटि एक विधि है जिसका उपयोग शिक्षार्थी की भाषा में दिखाई जाने वाली त्रुटियों को दस्तावेजीकरण तथा यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि वे त्रुटियां व्यवस्थित हैं और उनका क्या कारण है। व्यवस्थित चीज़ें और जो भी व्यवस्थित चीज़ें हैं उनका कारण क्या है, इस पर ध्यान दिया जाता है। भाषा सीखने के लिए, सुनने के लिए जो भी चीज़ें, ध्यान देने योग्य जो भी बातें हैं, हम उन पर सटीकता दिखाते हैं और उनका जो है वो विश्लेषण करते हैं। कोडर के अनुसार त्रुटि विश्लेषण क्या कहा गया? ये 2 कार्य, पहला सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक और व्यवहारिक। त्रुटि विश्लेषण का सैद्धांतिक पहलू भाषा सीखने की प्रक्रिया और उसको जांच करने के उपयोग से किया जाता है, और जो आपका दूसरा कार्य होगा, यानी कि जो आपका व्यवहारिक कार्य है, तो वो आपका उसको वर्णित करने, उसको समस्या समाधान करने और उसका मार्गदर्शन करने में संतोषजनक जो स्थिति है उस तक ले जाना होगा। त्रुटि विश्लेषण आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी लगभग चीज़ें आपकी समाप्त हो चुकी हैं। वीडियो सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।